आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है जी। सो हाँ जी। सर, जो मैंने आपको कल सेकंड क्वेश्चन भेजा था वो सही था? सर मैं देख नहीं पाया हूँ अभी। मैं देख लूंगा एक बार। कल नहीं भेजा था, परसों भेजा था, है ना? ये सब परसों। हाँ, मैं देख नहीं पाया भाई। मैं देख लूंगा एक सर बार। मेरे को लगता नहीं है वो सही है, एक बार आप करवा देना वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। सेम डेप्रिसिएशन चल रहा है। पी एंड क्यू परचेज अ मशीन फॉर रुपीज दिस 1 जुलाई 2003 को। डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। 31 अक्टूबर 2005 को आपने 1/4 ऑफ द मशीनरी वॉज फाउंड अनसुटेबल एंड डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब है कि आपने सोल्ड किया है। डिस्पोज ऑफ का मतलब है आपने सोल्ड किया है। सोल्ड फॉर रुपीज दिस ऑन द सेम डेट एक नई मशीन परचेज की गई इतने की, 15,000 की। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 2003 से 2005। अकाउंट क्लोज होंगे 31 दिसंबर। करेंगे एक बार ट्राई, क्या मैं कराऊं? सर हो जाएगा। सर आप करा दो, मैंने अभी परसेंटेज वाले करनी रखी है। ठीक है सर। हाँ, आपने लास्ट क्लास में बताया था, मैं कराता हूँ। जो खुद कर सकता है वो खुद कर ले, वरना मैं करा रहा हूँ। अब हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट। आंसर नंबर 25। नोट्स। आंसर नंबर 25। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब स्टार्टिंग होगी, आपने 1 जुलाई 2003 को 40,000 की एक मशीन खरीदी। 1 जुलाई 2003 टू बैंक, मशीन नंबर 1 40,000। और इस ईयर में कुछ नहीं हुआ, 2003 में कुछ नहीं हुआ, 2004 में कुछ नहीं हुआ, 2005 में जाके हुआ है। तो 2003 और 2004 को बंद करो। 10% का रेट है, WDV मेथड है। 31 दिसंबर 2003 बाय डेप्रिसिएशन 40,000 का 10% कितने महीने के लिए लगेगा? 6 महीने के लिए, क्योंकि आपने जुलाई में खरीदी और दिसंबर में ईयर क्लोज हो गया। तो जुलाई से मार्च दिसंबर 6 महीने के लिए लगा। तो कितना आ गया ये? 2,000। इसी डेट पर आप इसका बैलेंस सीडी निकाल देते हैं। बैलेंस सीडी 40 की थी, 2 का डेप्रिसिएशन लग गया, 38,000 बचा। बताइए जी, कोई दिक्कत हो तो यहां तक, खासकर अंगद आपको। नो सर। अब मैं नेक्स्ट ईयर स्टार्ट करता हूं। 1 जनवरी 2004 टू बैलेंस बीडी 38,000। इस ईयर में ट्रांजैक्शन कुछ नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट क्लोज कर देंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करके।
अब डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? WDV यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है जो ओपनिंग 38,000 बैलेंस है उस पर लगेगा, और लगेगा पूरे ईयर का, क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर पूरे साल यूज हुई है मशीन। 10% 3800। सर 10 into 12 नहीं करेंगे? 10% into 12। नहीं सर, 10% तो है ही, साल का रेट है वो तो। सर टेन ठीक है। परसेंट का जो रेट है वो पर एनम है। यहाँ पे 6 महीने था इसलिए 6/12 किया। यहाँ पर अगर मैं 12/12 करता हूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। हाँ जी सर। बैलेंस CD 38,000 माइनस 3800, 34,000। 34,200 मेरा बैलेंस CD आ गया सेकेंड ईयर के एंड में। 1 जनवरी 2005 टू बैलेंस BD 34,200। अब ध्यान से देखना, फर्क आएगा, मजा आएगा अब लास्ट में। 31 अक्टूबर 2005 को 1/4 ऑफ द मशीन, 1/4 पूरी मशीन नहीं, 1/4 मशीन आपने सोल्ड किया है 31 अक्टूबर 2005 को। जब आप 31 अक्टूबर 2005 को सोल्ड कर रहे हो ना, तो सेल वाले दिन 3 भाई बहन आते हैं। एक पूछता है आपने कितने में बेची, वो हमें पता है। एक पूछता है क्या इस ईयर में भी आपने कोई डेप्रिसिएशन लगाया है? बिल्कुल लगाया होगा, क्योंकि मैंने 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 10 महीने यूज तो की है मशीनरी, तो वो मुझे निकालना पड़ेगा कितना लगाया, देख लेंगे अभी। तीसरा पूछता है फायदा हुआ या नुकसान, तो वो भी हमें निकालना पड़ता है वर्किंग नोट से। तो अब मैं वर्किंग नोट में आ रहा हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन नंबर 1 1/3। अब आप क्या करो, अब आपके पास देखो 1 जनवरी को मशीन का बैलेंस कितना है? 34,200। सर 1/3 नहीं 1/4 है। तो बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2005 टोटल है 34,200, उसका 1/4 8,550। ये वो बुक वैल्यू है जो आपने सोल्ड की है। अब ये आपने इसी डेट पर तो सोल्ड नहीं की, 10 महीने और यूज किया है, तो 10 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाओ इसी पे। 10% साल का है, तो 10 महीने का कितना होगा? 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 10, 712.5 है, मैं 713 कर दूंगा। और इसको माइनस करूंगा मैं, 8,550 माइनस 713, ये आ रहा है 7,837। सर हाँ जी। सर हम पहले जो हमने दे रखा 34,200 उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर 1/4 नहीं निकालना चाहिए? सर मर्जी है आपकी, लेकिन जो बचा हुआ 3/4 है आपको उस पर फिर दोबारा से निकालनी पड़ेगी 2 महीने की, क्योंकि बचे हुए 3/4 पे तो मुझे पूरे 12 महीने की निकालनी है ना, यस सर। तो इसलिए मैं उसको अलग से करूंगा। अब ये 31 अक्टूबर 2005 की बुक वैल्यू है, और इसी डेट पर मैंने इसको सोल्ड किया है शायद 5,600 में, तो मेरा नुकसान हो रहा है 2,237 का। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके के आते हैं, WDV प्लस अ पार्ट ऑफ द मशीन इज सोल्ड, 1/4 बेचा, 1/3 बेचा, ये सबसे ज्यादा आता है, तो सबसे ज्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ड्यूरिंग द ईयर जो मशीन आपने बेची है उस पर 10 महीने का डेप्रिसिएशन और कितना लगाया? 713, वो लिख दो। और लॉस कितना हुआ? 2,237। ये मैंने जो 1/4 बेचा उसकी डिटेल हो गई। अब उसने बोला है आगे कि इसी डेट पर ऑन द सेम डेट आपने एक मशीन और परचेस की 15,000 की। एक बार देख लेना, साथ साथ मत करना। तो 31 अक्टूबर को एक मशीन और परचेस करा लो मशीन नंबर 2 के नाम से।
15,000। पंद्रह की खरीदी है ना? हाँ जी। अब इस ईयर को क्लोज करो तो हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे। डेप्रीशिएशन दोनों पे लगेगी, मशीन नंबर 1 का जो पार्ट बचा है उस पे भी और मशीन नंबर 2 पे भी। मशीन नंबर 2 पे तो सिंपल है, 15,000 का 10%। अक्टूबर में खरीदा है तो नवंबर दिसंबर 2 महीने का डेप्रीशिएशन। 250। 250। और जो दूसरे वाली है उसका मैं दिखा देता हूं आपको, डेप्रीशिएशन ऑन मशीन नंबर 1 3/4, वो भी आप देख लो। बुक वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2005 34,200 टोटल थी, उसमें से 1/4 सोल्ड हो गई तो 3/4 बची है अभी भी, तो 25,650। डेप्रीसिएशन कितना लगेगा फॉर 2005, पूरा 10% यानी 25,65। तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 23085, तो 25,65 इसका आ गया। वर्किंग नोट सर 25। 23085 तो है। सर ये बैलेंस है, बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2005। आपके पास जो मशीन नंबर 1 थी ना, वो टोटल थी 34,200 की। 34,200 में दो हिस्से हो गए, 1/4 बेच दिया गया, 3/4 अभी भी बचा है। तो 34,200 का जो 1/4 था वो था 8,550, ये सोल्ड हो चुका है। लेकिन जो रिमेनिंग है वो कितना है, वो है 25,650, तो वो तो अभी बच रहा है ना आपके पास। ये तो आपके पास है, तो ये तो आपने पूरे साल यूज किया, तो इस पे पूरे साल का डेप्रीशिएशन लगा, और वो डेप्रीशिएशन इसमें से माइनस हुआ, तो ये आज की डेट पे आपके पास मशीन नंबर 1 की क्लोजिंग बैलेंस है। आया समझ की नहीं? हाँ क्या सर। बैलेंस सीडी मशीन नंबर 1 का तो अभी बताया मैंने आपको। वर्किंग नोट नंबर 2 में दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 23,085। मशीन नंबर 2 15,000 माइनस 250। कोई डाउट है तो पूछिए वरना नोट कीजिए। सो हाँ जी। सर हम थर्ड ईयर में जब आपने बाय बैंक लिखा है तो हम बाय डिपोजिशन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए अलग से रेट नहीं डालेंगे? नहीं सर, सेम में चल जाएगा। ओके सर। और सर हम इसमें अकाउंट क्यों नहीं लिखते जैसे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लेजर की फॉर्म में तो है ये। लिखना है, लिखना होता है सर, वो मैं भूल जाता हूँ। वो तो लिखोगे आप, टू बैंक अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट, वो तो रहेगा सर। ओके सर।
सो हाँ जी तो मेरा एक डाउट था, जी। तो ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, सो ट्रू या फॉल्स? अकाउंटिंग अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बिजनेस, ट्रू। से इसका मीनिंग बताओगे? इसका मीनिंग ये, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है सेल वैल्यू। लेकिन आप जो अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करते हो वो उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो जिस वैल्यू पे आपने एसेट्स को परचेज किया होता है। आप कभी भी उनको सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते ना। से इसमें उसका पूछा ना बिजनेस का, तो एसेट का क्यों ले रहे हैं हम सेल? सर बिजनेस में दो ही चीजें होती हैं, एक आपका एसेट और एक आपकी लाइबिलिटी। बेसिकली जब हम किसी की वैल्यू की बात करते हैं तो अब लाइबिलिटी की तो रियलाइजेबल वैल्यू होती नहीं, रियलाइजेबल वैल्यू सिर्फ एसेट की होती है, तो इसीलिए वहां पे बिजनेस का मतलब ऑटोमेटिकली एसेट हो गया। ओके सर। एंड सर टोटल इक्विटी में हमारे टोटल एसेट्स आते हैं? सर टोटल इक्विटी का मतलब वैसे जो होता है वो टोटल कैपिटल होता है। टोटल सर इक्विटी फिर मतलब टोटल कैपिटल प्लस टोटल लाइबिलिटी, तो उसका जो बराबर हो गया वो टोटल एसेट के बराबर हो गया। ओके सर, मतलब इक्विटी में इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आती जी। हैं। ओके ये हो जाए अंगद तो बताना मुझे। सर, एक बार फिक्टिशियस एसेट्स एक्सप्लेन कर दो। अभी करता हूँ सर। सर फिक्टिशियस एसेट कह रहे थे ना आप? यस सर। फिक्टिशियस एसेट ना सर बेसिकली एसेट नहीं होते हैं, वो हमारा एक अमाउंट ऑफ लॉस होता है जो अभी तक हमने अपने चार्ज नहीं किया होता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो नहीं किया होता, उसको फिक्टिशियस एसेट कह दिया जाता है। सर ये हमारी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए? नहीं सर, लॉस का जो नेचर होता है ना वो डेबिट होता है, और जो एसेट्स का नेचर होता है वो भी डेबिट होता है। इसीलिए इसीलिए उसको शो करने के लिए कि अकाउंट्स में आपको कहीं दिखाना होगा, उसको एसेट साइड पर दिखाया जा सकता है। लाइबिलिटी साइड तो दिखाई नहीं जा सकता ना, लाइबिलिटी साइड का नेचर तो क्रेडिट होता है, वो तो अलग फैमिली हो गई। तो इसीलिए उसको एसेट साइड पे शो कर दिया जाता है, इसीलिए उसको फिक्टिशियस एसेट कह दिया जाता है। फिक्टिशियस का मतलब, बेसिक मतलब जो होता है वो होता है कि जो एक्चुअली में है ही नहीं। ओके सर। सर अभी हमने किसी भी चैप्टर में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा है? नहीं सर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे, चैप्टर नंबर 21-22 में आएगा जाके। ओके सर, मतलब अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बस सिर्फ लेजर में आ रहा है। अभी हमने सिर्फ एक नाम सीखा है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि कोई फायदा ये होगा समझ या कोई गया। नुकसान होगा तो हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे बस, लेकिन वो है क्या वो अभी हमने नहीं सीखा है। तो मतलब सर जो भी ये वर्ड आ रहा है वो हम ऐसे जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने डेबिट कर रखा है, उसे क्रेडिट जी साइड पे सर, लिखा है, तो बस पैसे यूज हो रहा है ना अभी हमारा। बिल्कुल। ओके सर। सर बस 2 मिनट हो रहे हैं, बस करिए सर। कर लीजिए, बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। सर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस है? सर आप सेकंड चैप्टर के पूछ रहे हैं सारे, आपको वो देखनी पड़ेगी सर, फिर वीडियोस जो अपलोडेड है ये सारे उसमें क्लियर हुए हैं। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो एक एक पॉइंट होगा, लेकिन इसमें तो अपने अपने पूरे के पूरे एग्जांपल्स के साथ समझाया था हमने। एक्सपेंस मतलब मैंने आपको बताया था जो रेवेन्यू एक्सपेंस आप पर मंथ करते हो,
इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना, सैलरी का पेमेंट करना, वेजेस का पेमेंट करना, उसमें बदले में आपके पास कोई एसेट नहीं आता। लेकिन एक्सपेंडिचर में आपके पास कोई बदले में एसेट आता है। अगर कोई करंट एसेट आया है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अगर कोई फिक्स्ड एसेट आया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। ओके सर, इसमें ना मैं इसलिए कंफ्यूज हो रहा था सर क्योंकि सर बैक नोट जैसे दिखा रेवेन्यू दो। एक्सपेंडिचर, सर इसमें जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें एग्जांपल्स में सैलरीज वगैरह भी दे रखा है। हाँ सर, वो दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबल होते हैं बेसिकली, इसलिए देते हैं कि आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस को मान लेते हैं ये लोग, और जो वैसे जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। तो क्वेश्चन है स्टॉक इज वैल्यूड एट, सर ऑप्शंस भी बताऊं? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। यहाँ पे कॉस्ट Whichever का is मतलब है, lower। हाँ जी, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है जिसे आप जिस पे आपने खरीदा, एनआरवी का मतलब हो गया एक तरीके से सेल वैल्यू। दोनों में से जो भी कम होगा उस पे हम लोग स्टॉक को दिखाते हैं। इसमें जो हमने कंसेप्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, प्रूडेंस कंसेप्ट है, वो अप्लाई होता है कि भविष्य में होने वाला कोई भी नुकसान हमें आज ही रिकॉर्ड करना होगा। ओके सर। अंगद हो गया भाई? सर ये जो मशीन वन में सर जो डेप्रिसिएशन है, जी सर ये बुक वैल्यू है जोन 1105 में 1 जैन को। जी सर ये 34200 क्यों है? सर, क्योंकि ये यहाँ पे थी। ठीक है सर। ये 2 साल स्टार्ट हुई थी ना, यहाँ 40 थी, पहले साल का डेप्रिसिएशन लगा, ये रह गई। फिर अगले साल का डेप्रिसिएशन लगा तो ये रह गई ना। हाँ जी सर। सर हमने उसको 3/4 से करना है, वो 1/4 से। हाँ सर, दोनों से करना है। 1/4 वाला सोल्ड हो गया है, 3/4 वाला बचा हुआ है। सर फिर 85 जो वैल्यू है उसको 10% इंटू 2 महीने का कर दिया फिर। 10 महीने का कर दिया। क्यों? क्योंकि 1 जनवरी की वैल्यू है ये, तो ये भी 1 जनवरी की वैल्यू है। लेकिन हमने इसको बेचा है 31 अक्टूबर को, तो इसी ड्यूरिंग द ईयर हमने 10 महीने तो उसको यूज भी किया है ना। तो वो 10 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाया गया, ताकि हम उसको उस वैल्यू उस डेट पर ले आए जिस डेट पर हम उसको बेच रहे हैं। और फिर हमने उसको कंपेयर किया उस डेट की सेल वैल्यू से, तो हमारा लॉस आ गया। आया हेलो समझ? हाँ जी। हाँ जी सर। सर मैं कह रहा था कि अगर हमें लोन का नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, तो सर हम इसको करंट लायबिलिटी लेंगे या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? सर लॉन्ग टर्म लेंगे। लोन में अगर कुछ नहीं दिया होता तो हमेशा यही माना जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और सर बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म के लिए होता है सर। बैंक ओडी ऊपर नीचे होता रहता है, आज ले लिया कल दे दिया फिर परसों ले लिया, बैंक ओडी इस तरीके से चलता है। एंड सर डिबेंचर्स क्या होता है? सर लाइबिलिटी होती है, लोन का ये सर टाइप होता है लायबिलिटी। सर, डिवेंचर। ओके सर। सर ये जो आपने वो करवाया सर, हाँ जी।
सर जो आपने मशीन में अकाउंट बनवाया सर, आपने उसके अंदर लास्ट में ना 25650 नहीं लगाया, तो फिर उसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नहीं लगाया मैंने? 25650 मतलब? सर ऊपर करो। हाँ तो 25605 नहीं कराऊंगा ना मैं, वो क्यों लगाऊंगा? ठीक है ठीक है ठीक है। ये वाला यूज करूंगा ना जो क्लोजिंग बैलेंस है। क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करेंगे। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद मेथड चेंज हो जाएगा। एक बार इसको ट्राई करो। सर ये तेज ग्रेवाल के क्वेश्चन है। हाँ जी, अगर आपको मिल जाए तो आंसर बता देना मुझे भी। नहीं सर पूछ रहा था घर पे ट्राई करने का। अच्छा अच्छा।
सो हाँ जी, तो डेप्रिसिएशन अगर डेसिमल में आ रही है तो हम उसको राउंड ऑफ करके माइनस करें या डेसिमल में ही करें? नहीं राउंड ऑफ करके माइनस कर दो सर। ठीक है ओके। सर। मशीन मशीन नंबर 1 पे पहले साल में जो डेप्रिसिएशन है वो 9 महीने की लगाई होगी आपने, अगर सही करा है तो। यस सर। हाँ जी सर, यस। लास्ट के 2 महीने की। लास्ट के 2 महीने। नहीं सर, सर 9 महीनों की ही लगाइए। अंगद क्या कह रहे हो भाई? सर जो हमने, हाँ सर, नहीं सर 9 की क्यों, 8 की लगेगी ना सर, अप्रैल में खरीदी थी। तो सर अप्रैल को काउंट करो ना। तो सर जो मशीन नंबर 2 है फिर उसके बाद 3 की लगेगी। मशीन नंबर 2 में 4 की लगेगी सर। अक्टूबर में खरीदी है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ सॉरी 3 की लगेगी। ठीक है सर। सो हो गया। गुड सर। लॉस आया होगा 5325 का। सर 5326 का आ रहा है। क्यों? सर हमारी बुक वैल्यू मशीन सोल्ड 8326 है ना? 8325 ही आएगी सर। 1/3 में 6 कैसे आएगी जब पीछे 5 ही है तो? सर पीछे 8 है। कैसे 8 है भाई? 27,750 माइनस 27,75। अच्छा हाँ सर। ये सर 5 है। मशीन नंबर 1 का तो मैंने पूरा कर दिया है आपके सामने, मेन जिसमें दिक्कत है। अंगद हो रहा है? हाँ जी सर, हो रहा है। सर मशीन नंबर 1 की डेप्रिसिएशन तो मेरी कुछ और आ रही है। सर आप बताओ ना क्यों आ रही है, मैंने इसीलिए आपके सामने सारा रखा है बनाकर। सर 2250 आ रही है। जो पार्ट सोल्ड हुआ है उसकी या जो बचा है उसकी? सर जो पार्ट बचा है। उसकी कैसे आ रही है सर? आपके सामने है सब कुछ। ये आपकी बच रही होगी।
सर मैं 9 मंथ्स की निकाली है अभी बस। क्यों? सर वो मेरा पीछे क्वेश्चन सारा गलत हो गया था ना अभी, तो मैं गलती से 8 की निकाल दी थी मैंने। नहीं नहीं, तो ठीक करो ना सर फिर उसको। आपका आ गया, क्या नाम है? वंश। अब अगर मैं मशीन नंबर 2 की बात करूं तो मशीन नंबर 2 आपने अक्टूबर 2001 यस सर, में मेरा खरीदी तो हो थी। गया। 20,000 की है ना? तो 20,000 का 10% और अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के लिए, तो 500 रुपये डेप्रिसिएशन आई, तो 19,500 बची। -10%, 17,550। 2001, 2002, -10%, तो मशीन नंबर 2 का बैलेंस क्या आ रहा है? सर ये जो सर आपने फाइनल हाँ जी। सर फाइनल आ रहा है 15,775। 15,795 आएगा सर। सर हाँ जी। सर ये आपने 27750 का 10% क्यों निकाला है, जो ये वैल्यू बच रही है मशीन नंबर 1 की? सर ये वैल्यू 1 जनवरी 2002 को आ रही है, सर 1 जनवरी 2002 को, यस सर। और आप बेच रहे हो 1 जनवरी 2003 को, तो बीच में 1 साल का डेप्रिसिएशन और लगाओगे ना। आप तो तीसरे साल में मशीन को बेच रहे हो ना। ओके सर। ये पहले साल का डेप्रिसिएशन, ये दूसरे साल का डेप्रिसिएशन। इट फर्दर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2001 को ये खरीदी, और 1 जुलाई 2002 को खरीदी 10,000 की। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने का हो जाएगा आपका 500 रुपये, -10%। मशीन नंबर 3 का बैलेंस आ रहा होगा 8550। तो मशीन नंबर 3 का तो ठीक आ रहा है, मेरे को मशीन 2 का समझ नहीं आया। मशीन 1 का क्या है सर बैलेंस? मशीन 1 का सर 14,985। ये सब मशीन 1 का भी यही आ रहा है, मेरे को मशीन 2 का गलत आ रहा मशीन 2 का गलत आ रहा है। मशीन नंबर 2 में सर पहले तो 3 महीने का लगाया आपने 30,000 पे। सर है। ये सर मशीन 3 महीने का का लगाया 500 रुपये 500। आ रहा है। 3 महीने का सर 750 नहीं आएगा? तो 500 आया। 500 तो आएगा 20,000 का। मैंने तो 30,000 बीस पे ले हजार लिया का क्या? 10 × 3 20,000 -500, 19,500 बचा। फिर उसमें यस से सर। 10% आपने सेकंड ईयर में माइनस किया, तो 17,550 बचा होगा। यस सर। फिर आपने 10% माइनस किया, तो 15,795 बच रहा है सर। नहीं सर, 1507 कैल 15,775 बच रहा है। कैलकुलेशन चेक करो सर, सर मैं देखता हूँ एक बार। क्योंकि मैं तो कैलसी लेके बैठा हूँ ना सर, मुझे तो गलती के चांस ही कम है। 20,000 -500, 19,500 -10%, 17,550 -1,755, यही आएगा। हाँ। हाँ जी। सर मशीन नंबर 2 की डेप्रिसिएशन अगले साल की भी निकालनी है या फिर उसी साल की निकाल के रोक देनी है? सर 3 साल के अकाउंट बनाओगे तो 3 साल की निकालोगे ना। ओके सर। जैसे यहाँ किया मैंने, तो 3 साल में तो तीनों साल के बनाओगे ना। तो सर इसका मशीन नंबर 1 की भी 3 साल की निकालनी है फिर? हाँ सर, मशीन नंबर 1 में भी तीसरे साल की तो कहानी है ये वाली। सर मेरा आ गया, ठीक है। सर ठीक आ गया तो एक बार फोटो भेज दो भाई, मैं इसको समझा दूंगा अंगद को। ओके सर।
दीपक आपका आंसर गलत है ना भाई, मैं वही तो बताने लग रहा हूँ जब से। आप मैच करो, आपका आंसर गलत नहीं आ रहा। और एक तो आपने पूरा नहीं भेजा, कैसे आधे आधे काट के भेजे हैं। एक पूरी फोटो लेके भेज दिया करो। M1 का गलत आ रहा है आपका। देख लो भाई एक बार अंगद। हाँ जी सर देखो। सर एक सेकंड रुक जाओ सर, मैंने एक वहां पे उसकी वो गलत है एंट्री। आप मुझे इसी में बता देना सर, आप उसे इसी में बता देना मुझे अब। ये मैं मशीन ओके 1 की सर। बात कर रहा हूँ। 30,000 था। फर्स्ट ईयर में 2250 लगा। मशीन नंबर 2 20,000, फर्स्ट ईयर में 500 लगा, तो ये इनके बैलेंस बच गए। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो अंगद, सर। मेनली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। फिर ये बैलेंस आपके यहाँ कैरी होते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में कुछ नहीं था, एक नई मशीन खरीदी आपने 10,000 की। तो ये जो दो मशीनें इन पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 2775, 1950। लेकिन क्योंकि ये आपने जुलाई में खरीदी, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीने का डेप्रिसिएशन 500 रुपए। अब इनके बैलेंस निकल गए। जैसे मशीन नंबर 1 27,750 माइनस उसका डेप्रिसिएशन 2775, तो 24,975 आ गया। ऐसे ही मशीन नंबर 2, मशीन नंबर 3, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। ऐसे 2 साल के निकल गए। सर हाँ बोलो। यहीं पे गलती है। तो मैंने टू बैलेंस पीडी में मशीन 1 का वहां से गलत कॉपी कर लिया है, वहां पे 8 है, 5 होनी चाहिए। ठीक है सर, 24,975 है यहाँ पे। अब फिर आपने ये वाली ट्रांजेक्शन करी जो मैंने आपको बताई, 3,000 आपने बेचा, इतने का नुकसान हुआ। अच्छा, डेप्रिसिएशन यहाँ लगी नहीं थी क्योंकि आपने 1 जनवरी को ही बेच दिया था। अब डेप्रिसिएशन इस वाले पे मैंने आपको बताया, ये 1665 कैसे आया, ये मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस किया। ये थर्ड ईयर में आपके पास ये बैलेंस है, इसमें से 1/3 सोल्ड हो गया, ये उसकी डिटेल। ये आपके पास अभी बचा हुआ है कितना, इतना, उस पे इतना डेप्रिसिएशन 1665। तो वही 1665 आपने यहाँ दिखाया है, ये रहा। मशीन नंबर 2 पे जो वैल्यू बची हुई है 17,550, उसका 10%। मशीन नंबर 3 9,500 का 10%। बस फिर आपने बैलेंस निकाल दिए सर। बताओ इसमें क्या दिक्कत आ रही है? दीपक, अंगद, देख लो, कोई डाउट हो तो बताओ। सर नहीं, मुझे सर क्लियर। जो आपके वो डाउट आ रहे थे 3 साल का निकालेंगे। नहीं सर हो गया क्लियर। बाकी इसका ना एक बार वो ले लो, सुनो स्क्रीनशॉट। सर एक बार क्वेश्चन भी दिखा दो, 27 क्वेश्चन। सर मैं दिखा रहा हूँ, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें जो जो मैं बता रहा हूँ उसका ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट हो गया। अब ये आपका इसका है। सर ले लिया। ठीक है सर। अब TS ग्रेवाल में आपके पास टॉपिक है इसके WDV मेथड के, वो कर लेना एक बार रिवाइज ना, क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे तो मेरा वो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुझे इसके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन और कराने होंगे, मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। अब मैं और नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, 5-7 मिनट बचे हैं, उसमें हो नहीं पाएगा। तो प्लीज एक बार रिवाइज करके रखना और इलस्ट्रेशंस को देखना। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। तो जी।
तो मेरा 14th को एग्जाम है, तो आप एक्स्ट्रा क्लास दे दोगे क्योंकि वाउचर नहीं हुआ और जीएसटी भी नहीं हुआ। संडे को कर लेंगे सर एक्स्ट्रा क्लास। सर एक क्लास से ज्यादा ही लगेंगे शायद, 2 चैप्टर। नहीं सर, 1.5 पौने 2 घंटे की क्लास कर लेंगे। जीएसटी की मेरी फिर रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो देख लेना सर। सर मैं क्लास से पहले देख लूंगा। जी, और जीएसटी की वीडियो शायद बाकी बच्चों के पास भी होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास सबकी होगी। वो मैं दोबारा चैप्टर तो कराऊंगा नहीं, तो वो एक्स्ट्रा क्लास सबकी होगी। तो वो वीडियो जीएसटी की मैंने ग्रुप में शायद भेजी है, नहीं भेजी है तो भेज देता हूँ, उसको देख लेना एक बार। और सर मेरे कुछ और भी डाउट्स हैं। बताइए। सर एक सेकंड में मैं- सर अगर जैसे हम जब अकाउंटिंग क्वेश्चंस बनाते हैं, जैसे अगर एक्सपेंसेस में मेंशन नहीं है कि कैश पेमेंट है या चेक से पेमेंट करिए, तो क्या डिक्रीज करें हम? क्योंकि सर जो टीएस है उसमें ना दे नहीं रखा किसी भी ज्यादा क्वेश्चन में, और उनमें अपने हिसाब से उन्होंने डिक्रीज करा है, कभी कैश में कभी बैंक में। सर अगर आपकी पेमेंट आपको छोटी नजर आती है, 1,000 2,000 की, 5,000 की, तो आप कैश मान लो। अदरवाइज अगर बड़ी पेमेंट लग रही है आपको, लाखों में है, 50,000 है, तो बैंक मान लो। ओके सर। और सर रेंट का भी एक डाउट हो रहा है सर, जहाँ पे काफी क्वेश्चन में सिर्फ रेंट दिया हुआ है, ये नहीं बताया कि हमने पे करा है या रिसीव पे करा करा है। है सर, क्योंकि जब मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ तो उसमें मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और बिजनेस में मैं रेंट पे करूंगा सर। ओके सर। सर लीव करनी है। हाँ, लीव करनी है सर। बाय सर। बाय बाय। भाई सर। बाय बाय। तो हाँ जी। तो एक उसको मैं आपको ट्रांजेक्शन बता रहा हूँ, उसका डबल इम्पैक्ट बताओ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज ₹500 एंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ₹1। सर दोनों का अलग अलग होगा ना? वैसे तो तो मतलब दोनों इसमें का एक ही इम्पैक्ट सेम ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन में बताना है। इस एड एंड लेस फ्रॉम कैपिटल, दोनों में सेम है। ऐड होगा कैपिटल में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो वो कैपिटल में ऐड होगा, कैपिटल से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी सेम होता है सर। ओके सर। से एक्रूड इंटरेस्ट हमारा ड्यू इंटरेस्ट है जो हमें मिलना होता है। हाँ जी सर। ओके सर, से एक सेकंड में और देखना और कोई हेल्प जी। चाहिए। सर इसमें एक इलिस्ट्रेशन है रूल्स ऑफ जी। डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर में। तो इसमें जो अकाउंट्स बना रखे हैं वो लेजर ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो सर इसमें एक वो है ट्रांजेक्शन ड्राइंग्स मेड बाय हिम, तो प्रोप्राइटर की बात हो रही है, 6500 की ड्राइंग। जी। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है टू ड्राइंग्स अकाउंट, तो सर ये गलत नहीं होना चाहिए? सर अकाउंट किसका है, कैपिटल का है कि ड्राइंग का है? तो ये कैपिटल का है। हाँ, तो कैपिटल का अपोजिट होता है ना ड्राइंग, कैपिटल का नेचर होता है क्रेडिट। अब कैपिटल में से अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपकी कैपिटल कम हो रही है ना, तो आप उसे डेबिट कर दोगे। सर लेकिन ऐसा नहीं, तो जैसे हम ड्राइंग्स डेबिट कर रहे हैं जब हम जर्नल में लिखते हैं, हाँ, तो ड्राइंग टू हम ड्राइंग्स कैपिटल को करते हो आप। ये सर, तो ड्राइंग्स फिर क्रेडिट साइड पे नहीं आना चाहिए क्योंकि हम नहीं डेबिट सर, कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में तो ड्राइंग डेबिट ही आएगा ना। आप जब ड्राइंग करते हो तो आप दो एंट्री पास करते हो सर। जैसे आपने ड्राइंग करी तो ड्राइंग आपका, आपकी मर्जी है, या तो आप ड्राइंग को डेबिट करोगे या आप कैपिटल को डेबिट करोगे, क्योंकि ड्राइंग भी फाइनली तो जाके कैपिटल से माइनस होती है। तो जैसे मान लो मैंने कैश में ड्राइंग की है, तो मेरी एंट्री होगी ड्राइंग टू कैश, लेकिन फिर एक एंट्री और होगी कैपिटल टू ड्राइंग, जब मैं लेजर पे आऊंगा तो। क्योंकि ड्राइंग जो है वो डायरेक्टली मेरे कैपिटल को कम करती है। ओके सर। तो मेरे को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा।
जी और सर मैं इसमें सर डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या होता है? सर, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी आपकी कैपिटल बनेगी, जो इंटरनल लायबिलिटी है। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज नेट वर्थ, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स? हाँ, ट्रू होगा सर। नेटवर्थ मतलब कैपिटल। ओके सर, अभी तो इतने ही डाउट्स हैं। कोई बात ठीक नहीं है। सर, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, बाकी कोई आएगा तो। ओके सर, मेरे को अभी वैसे मिल गए थे, लेकिन सर नेक्स्ट क्लास। ठीक है भाई। थैंक यू सर। ओके जी।